नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन। इससे पहले के भी हमने जो है 21 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम आरपी कांस्टेबल, एनटीपीसी, है ना, ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखिए, दिए गए में पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, ना भी हो तो पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, और उससे कम होता है मैग्नीशियम। आप इस पॉइंट को याद रखिए। तो हम सबसे कम पूछा गया है, वो हो जाएगा मैग्नीशियम। अगर पूछा जाता सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, तो हो जाता पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बहुकोशिका जीवों में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा से नए जीव विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ये होता है खंडन। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में। आप एग्जाम्पल को भी हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ए जो है ई के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, ई के बाएं ओर ए बैठा हुआ है। ठीक है, ई के दाईं ओर से गिनने पर, है ना, ई का दायां इधर हो जाएगा। ई और क्यू के भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3। ई और क्यू के भी 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, बी के दाईं ओर से गिनने पर, बी की पोजीशन हमें नहीं पता, मैं लिख लेते हैं। बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी और पी के बीच एक व्यक्ति बैठा दाईं ओर से। ठीक है, एफ जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, बी के दाईं ओर एफ बैठा हुआ है, तो ये बीच में जो है एफ आ गया। ठीक है, आर के बाईं ओर से गिनने पर, आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये हमें निकालना है। अब देखिए, 3 पोजीशन एक साथ हो गए है ना, बी के दाईं ओर एफ और पी होगा, तो बी बी का इधर बैठाएंगे तो बी का दायां इधर हो जाएगा, बी हो जाएगा इधर, एफ हो जाएगा इधर, पी हो जाएगा। ठीक है, खाली जगह किसकी बची है? खाली जगह देखिए, ए हो गया है, बी हो गया है, ई हो गया, एफ हो गया, पी क्यू, खाली जगह हो गई आर की। आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? आर का बायां इधर हो जाएगा, आर और ई के बीच, ई कहाँ पे? यहाँ पे है, तो कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4। ऑप्शन 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें ये बताना है। आयनिक यौगिक समानतः जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। आयनिक यौगिकों का गलना कुछ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत बल का चालन करते हैं, ये बात गलत है ना, चालन नहीं करते हैं, है ना, घुलनशील अवस्था में ही वो करते हैं। तो ऑप्शन जो है 3 हमारा गलत हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा इसका। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया, उसी कोड भाषा में एच को कैसे लिखा जाएगा? है ना, एच केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं होगा, 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, तो एच का कोड हो जाएगा 6। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है। हम अवतल दर्पण बनाए, ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग इधर से ये हो गया है ना, इसके सामने वाला पोर्शन जो है अवतल का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और इसका सेंटर पॉइंट इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने स्थित होता है ना, जबकि उत्तल दर्पण बनाए तो अब जो है लाइट आएगी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, तो इस और इसका वक्रता केंद्र किधर बन रहा है? इधर की तरफ। अब पीछे बन रहा है ना,
तो जो है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे स्थित होता है, सामने और पीछे। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर जेना विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किस राज्य के पहले भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं? तो वो है ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी? तो हम सारी संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 1 से तो सारी संख्या डिविजिबल होती हैं। 2 के लिए रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट या तो 0 या 2 का मल्टीपल हो, 2 या 2 का मल्टीपल तो सब में है, तो ये सारे 200 डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना, कि जो है संख्याओं का संख्या या तो जोड़ने पर 3 आए या 3 का मल्टीपल है, तो 5 4 9 ये नहीं आ रहा है, ये केवल 3 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। 5 2 7 2 9, तो 3 का मल्टीपल हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसको देखें, 8 6 कितना हो जाएगा? 14, तो ये भी कट जाएगा, 3 का मल्टीपल, है ना। अगला देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, तो इसमें हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 है ना, 5 हो गया। 5 में क्या है? लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो वो केवल इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो अब जब 3 कट गए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी को पॉसिबिलिटी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन डैश के माध्यम से होता है? वो होता है शुक्र वाहक, है ना, वास्ट डिफरेंस। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले काम को 6 दिन में, ए अकेले काम को 6 दिन में, बे अकेले जो है 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इसे 3200 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली, सी की सहायता से उन्होंने काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। तो ए बी और सी ने काम को 3 दिन में पूरा कर दिया। हम अब इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? 24, 6 से भाग करें 4 बार में, 8 से 3 बार में, और 3 से भाग करेंगे ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी? ए की एफिशिएंसी कितनी मिली, है ना, ये जो आता है ये टोटल वर्क आता है और ये एफिशिएंसी आती है। तो ए की एफिशिएंसी मिली 4, बी की एफिशिएंसी मिली 3, तीनों टोटल एफिशिएंसी है 8, 4 3 7 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ठीक है, बी को कितनी धनराशि मिलेगी? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 7 और 1 8, रुपया कितना है? 3200 रुपये। इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? तो 8 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 तिया 12, यानी बी को मिलेगा 1200 रुपये। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी के बीच एक धनराशि 5 7 15 के अनुपात में वितरित की गई। यदि ए का हिस्सा 1500 है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना। कुल धनराशि क्या होगी? इन सबको जोड़ देंगे, है ना। 15 और 5 कितना होता है? 20 और 7 27, ये होगी कुल। ए का हिस्सा दिया तो ए का रेशो नीचे लिख देंगे, ए का, ये ए का हो गया, ये बी का, ये सी का, तो ए का रेशो हुआ 5, है ना। ए का रेशो हुआ 5 और ए की अमाउंट है 1500। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। जिसकी वैल्यू को पूछा जाए वो ऊपर आ जाता है। 5 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, और 27 कितना होता है? 81, 2 जीरो और आ जाएगी 8100। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ये कथन बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था पदार्थों की अपेक्षा द्रव में विसरण दर बिल्कुल अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। ठोस का जो है आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। तो द्रव में क्या होता है कि जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, है ना। और गैस की बात करें, गैस में ना तो आयतन और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, और सबसे अधिक विसरण दर किसकी होती है? गैसों की।
उससे कम द्रव की और उससे कम होगी ठोस की। तो आप इसको भी याद रखिए। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में विकसित हो जाते हैं। अंडाशय जो है फल में विकसित हो जाते हैं और बीजांड जो है बीज में विकसित होते हैं। आप इसको याद रखिए। यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ माइनस है, S का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से किसका परिणाम 75 होगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया ना, इसने दिया है लास्ट वाला, तो हम इसको चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। ठीक है, P का अर्थ है गुणा, P इधर हो गया, P इधर हो गया, P इधर हो गया और P कहीं नहीं है। क्यों का अर्थ है भाग, क्यों कहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है। ठीक है, आर का अर्थ है माइनस, आर यहाँ पे हो गया माइनस और कहाँ पे और कहीं नहीं है। ठीक है, एस का अर्थ है प्लस, तो एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे है और कहीं एस नहीं है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज, ब्रैकेट के अंदर भाग है तो उसे भाग करेंगे, ये 22 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 22 प्लस हो जाएगा 24 प्लस इसकी गुणा कर देंगे 6 3 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, ये माइनस हो गया है ना, और 13 पंजे 65 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए है ना। इन सब प्लस ये जो है माइनस हो गया, एक माइनस से घटाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 12 इसमें से घटा देंगे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 65 कितना होता है 75, जो कि ये आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 37 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो हम ये बनाते हैं, ये टोटल जो है 37 व्यक्ति हैं ये। ठीक है, अरिहंत जो है दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। अरिहंत जो है दाया छोर ये होता है, यहाँ से 14वें स्थान पर है। कौन है, अरिहंत है। जबकि चेरी बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। चेरी है ना बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो अरिहंत और चेरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 14 और 21 को जोड़ा जाए तो ये आएगा 35 और विद्यार्थी कितने 37, तो दो बच रहे हैं, यानी बीच में दो लोग हैं, तभी ये टोटल जो है 37 का बनेगा। तो कितने लोग हो गए बीच में, दो लोग। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के ऋणात्मक आयन बनने की सबसे अधिक संभावना है ना। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसको जो हम जो है बांटे 2 8 8 और बाहरी कक्षा में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना ज्यादा आसान है, तो यानी प्लस प्लस हो जाएगा, त्याग करके ज्यादा आसान है। जबकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी कक्षा में 8 होनी चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा मुश्किल है, तो ये प्लस प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता ज्यादा रखेगा। क्लोरीन, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17, इसको बांटे 2 8 7, तो इसमें बाहरी कक्षा में 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेना है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा तो उस पर ऋणात्मक आयन आ जाएगा। ठीक है, बाकी को चेक करें, सोडियम, सोडियम का होता है 11, इसको बांटे 2 8 1। अब इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसे प्राप्त करना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 13, इसका हो जाएगा 2 8 3। तो यहाँ पे भी देखिए, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो इसके लिए त्यागना ज्यादा आसान हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन को, जबकि कंपेरेटिवली 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऋणात्मक किसकी संभावना है, वो है क्लोरीन की सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। गैल्वेनाइजिंग किया जा सकता है, इसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, पेंट किया जा सकता है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जा सकती है ना। गर्म करना कोई विधि नहीं हो जाएगी इसकी, तो ऑप्शन 2 हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला 2024-25 के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य शीर्षक के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामित भारत के 12 किलों का हिस्सा नहीं है, वो है कर्नाला किला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, जिसकी वैल्यू दी है 616। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया, πr², कितना हो गया 38.5। बेलन का आयतन कितना होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाती तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि πr² की वैल्यू तो दे दिया और h केवल इसमें है, तो h को निकालने के लिए हमें r की वैल्यू पता होगी, तब हम h की वैल्यू को निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, ये हो गया r², 38.5, है ना। ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसे 11 से काटें तो ये 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में 33, फिर 5 बचेगा 55, 11 बचे 55। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब बाकी वैल्यू को हम ले जाते हैं, इसे 5 से भाग करें तो 5 से ये 7 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखे r², है ना, ये तो नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 और 7, एक ये बच रहा है, एक साथ इधर हो जाएगा, 7 गुणा 7, तो r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 7/2। इसकी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, h 616 बटे में आएगा 2πr, है ना, 616, तो पाई को क्या लिखेंगे, 22/7, बटे 7 जो है इधर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 7/2, 7 इधर आ जाएगा, बटे वाला 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 7 से ये 7 चला जाएगा, 2 से ये 11 बार में चला जाएगा, इस 2 से काटे 3 बार में और ये 8 बार में चला जाएगा, इससे भाग करें 11 से ये 2 बार में जाएगा, 22, 8 बचे, 11 8 88 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू मिल गई हमें 28। ठीक है, तो πr² हो गया, है ना। आयतन का फॉर्मूला क्या, πr², πr इसकी वैल्यू तो हमें मिली है 38.5, गुणा कर देंगे h से, h की वैल्यू है 28, 22 को गुणा कर दीजिए, 28 को क्या लिख सकते हैं, ये इसे ये लिख सकते हैं 7 चौक 28, है ना। इसमें से 2 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76, तो और एक 77 हो जाएगा, 77 गुणा 7 गुणा 2, है ना। इसकी इसमें गुणा करें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 गुणा 7, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, और कितना हो जाएगा 15, 15 7 बचे 35 और 2 37 का 7, है ना, 37 का 7 हासिल बचेगा 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 3 10, 1078, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1078। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध, है ना, 2 ओम के 2 प्रतिरोध 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा ना, जुड़ जाते हैं, तो प्रत्येक दोनों 2 2 है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, कुल 4। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालनी है ना। V बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई निकालना है तो V अपॉन आर हो जाएगा। वोल्टेज कितनी दी है, 4 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 ओम का, तो भाग करें कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है, यदि उनमें से एक संख्या का वर्गमूल जो है 3 दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने संख्याएं मान ली x और y है ना, तो इनके वर्गों का योग, ये इसका स्क्वायर हो गया और इसका वर्ग हो गया, इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 145। अब उनमें से एक संख्या का दिया है वर्गमूल, है ना, मान ली हमने वो संख्या मान ली x है, तो x का वर्गमूल दिया हुआ है 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वर्गमूल को हटाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 प्लस वाई स्क्वायर 145, इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो घटा दें कितना हो जाएगा, 5 से 1 जाएगा 4 और 14 में से 8 जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8। तो दूसरी संख्या क्या हुई, वो 8। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, है ना। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एल के बाएं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एल के बाएं ओर 1 2 एफ और एल के भी दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। एन जो है एम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। यहाँ अगर जो है एल एन और एम की जगह नहीं पता है, तो एन जो है एम के बाएं ओर से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया एन। जी जो है एम के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, तो एम के दाएं ओर जी हो जाएगा। जी जो है एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है ना। एफ के बाएं ओर से, एफ का पता है, एफ का बायां इधर हो जाएगा, है ना, बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। तो जी इधर हो गया, और जी का हमें ये रिलेशन पता हुआ है। जी के जो है ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, है ना। इधर जो है जी का दायां बनेगा और इधर बायां बनेगा, है ना। तो जी के बाईं ओर एम हो जाएगा, और दो लोग छोड़ के 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है। ये रिलेशन भी बना दिया हमने। ई जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है एन, एन इधर है, एन का यहाँ तो पहले से ही है, तो ई तो यहाँ नहीं हो सकता, निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई की जगह फिर एक ही बची, वो है ये। अभी खाली जगह में कौन आएगा, हम देख ले, यहाँ पे डी नहीं है, तो ये डी जो है इसकी जगह हो जाएगी। पूछा गया गया है बी, डी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, डी का दायां ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन है यहाँ पे, जी। ऑप्शन 3 का हमारा जी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की 94% जनसंख्या की, ये रखी है ना, 94% जनसंख्या ये है 22,560। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, जो भी रही हो वो 100% ही रहेगी। 100% की हमें वैल्यू को निकालना है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इधर आ जाएगा, है ना। 22560 गुणा 100%, इधर गुणा हो जाएगा 100%, बटे में हो जाएगा 94%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना। 94 से इसे भाग करे 2 बार में जाएगा, 94 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 188, है ना। इतना हिस्सा 2 बार में चला जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 12 यहाँ बचेगा, 25 ये 37 बचेगा, 37, एक ये 6 आ रहा है, 6 इधर, और 94 की हम 4 से गुणा करें, 4 चौक 16 का 86, 9 चौक 36 और 1 37, तो ये 4 बार में चला जाएगा, है ना। तो ये आ गया 4, 1 जीरो ये है, 2 जीरो ये, कितना हो जाएगा x का मान, 24,000। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने के सोडे के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका उपयोग जो है गलत बताना है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं किया जाता है ना, इसका उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है, तो ये बात तो गलत हो गई। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। गलत हमें नहीं मिला, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा, है ना, पादप कोशिका तो वो फूल जाएगी, है ना। आपने देखा कि वो लकड़ी को जब पानी में डुबालते हैं तो वो फूल जाती है। किस राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव ने माँ मदर पुस्तक लिखी, जिसका विमोचन नवंबर 2024 में कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया, वो है केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बजट में 32 क्षेत्र और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है, वो है केंद्रीय बजट 2024-25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 न्यूटन भार वाला एक लड़का 10 मीटर की ऊंचाई
पर एक रस्सी द्वारा चढ़ता है। इस द्वारा किया गया कार्य करने में 20 सेकंड लगते हैं और उसके द्वारा खर्च है ना व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होता है, mgh भी हो सकता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखे, कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। तो है फोर्स कितना है, 600 न्यूटन का, है ना। यहाँ पे भार को जो है फोर्स की तरह भी लिख सकते हैं, या जो मैंने लिखा था mgh, डब्ल्यू बराबर हो सकता है। तो mg की वैल्यू तो दे रखी है 600 न्यूटन, h ये दे रखा है, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो 600 न्यूटन mg 600 ये हो गया, जी 10, इसकी गुणा हो जाए कितना हो जाएगा, या ऐसे ही लिखें, बटे में क्या है टाइम 20 सेकंड का दिया हुआ है ना। टाइम दिया है 20 सेकंड का, इसको सोल्व कर लेंगे, ये जीरो से ये जीरो चलिए 2 से भाग करेंगे, ये 3 जीरो हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा 300। पावर यूनिट क्या होती है, वाट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 300 वाट। वाट के अलावा क्या लिख सकते हैं, इसे जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रवाहित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं होता है, वो होता है यूरिया। आप इसको याद रखिए ना, ग्लूकोज, लवण, अमीनो ये रीअब्सॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर क्लोराइड वाले बीकर में तनु HCl मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है कॉपर क्लोराइड के नीले हरे रंग का विलयन। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करके अमोनिया के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, है ना। अमोनिया के आणविक द्रव्यमान का, और दिया क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है ना। ये अणु हो गया, इसका आणविक द्रव्यमान, और इसमें एक परमाणु है, परमाणु का द्रव्यमान दिया है 14, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 1 दिया है, और ये कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 17 यूनिट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है ना। सह अभाज्य यानी आपस में वो संख्या भाज्य ना हो, उसमें ऐसी कोई संख्या ना हो जो एक दूसरे को भाज्य कर दे। जैसे इसमें देखिए, ये 2 से भाज्य हो गया ना, ये 12 बार में चला जाएगा, 26 बार में, और ये फर्दर भी जा रहा है 13 बार में, और ये 6 बार है ना। तो ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला युग्म पूछा गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखें तो ये 7 बार में चला जाएगा, और 7 पंचे 35, 7 छिंग 42, है ना। 7 छिंग 42 हो जाएगा, और कितना बचेगा 3 5 7 पचे 35, तो ये भी डिविजिबल हो गया। यहाँ पर देखिए 7 से ये 11 बार में चला जाएगा, और 7 से 7 पचे 35, और एक या ये 7 से नहीं 11 से जाएगा, 11 से ये 7 बार में चला जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, है ना। तो ये भी डिविजिबल हो गया, तो ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। अब इनमें देखिए, ये होता है 9 गुणा 9 का फैक्टर, और ये होता है 4 गुणा 4 का, है ना। तो 4 से 9 डिविजिबल नहीं होगा, तो इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे को डिविजिबल कर दे। तो आपस में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 81 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है ना। कोई धनराशि x वो 2x हो जाती है 12 वर्षों में, है ना, चक्रवर्ती ब्याज पर। तो क्या होगा, अगले 12 वर्षों में क्या हो जाएगी, वो 4x हो जाएगी। ठीक है, पूछा गया कितने और वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। उसके अगले 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, इसका दोगुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4 दूनी 8x। ठीक है, पूछा है कितने और वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 12 और 12 24, 24 वर्ष और लगेंगे उससे जो है 8 गुना होने में। पूछा जाता कितने वर्षों में हो जाएगी, तो हो जाता 12, ये भी जुड़ जाता 12 24 36,
36 वर्षों में स्वयं की जो है 8 गुनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा है कितने और वर्षों में, है ना, और वर्ष यानी 24 और वर्ष लगेंगे उससे जो है 8 गुना होने में। तो ऑप्शन जो है एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेखा आरेख सप्ताह के दौरान एक छात्र द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, शुक्रवार को लगाए गए पौधों की संख्या, शुक्रवार का ये हो गया 12 पौधे लगाए गए, और शनिवार को लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात क्या है? शनिवार का ये हो गया, तो 12:10 का अनुपात पूछा गया है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 2 से चला जाएगा 6 बार में, और ये 5 बार, तो रेशो कितना आएगा 6:5। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 का 6:5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में डैश शामिल होता है? वो होता है स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा गया, उसी कोड भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा? एल इसमें है, एल इसमें भी, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में हो। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 इसमें है, 5 इसमें, यानी दोनों में आ रहा है, तो नहीं, एल का कोड हो जाएगा 5। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता ओ की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुना है। ये फादर हो गया, सन हो गया, तो उसकी जो 7 गुना हो गई। अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब ये हो गया, नहीं ये वर्तमान हो गया, और इसके 3 वर्ष बाद, है ना, इन्होंने 3 प्लस लिख दिया। पिता की आयु जो है उसके बेटे की आयु का 5 गुना हो गई, तो 5 गुना हो गई। ठीक है, पूछा गया कितने वर्ष बाद उसकी संयुक्त आयु जो है 62 वर्ष होगी, तो वर्तमान आयु का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंस देखें तो डिफरेंस यहाँ तो 2 का आ रहा है, यहाँ 0 का आ रहा है, तो पहले हम ये डिफरेंस को बैलेंस करें। यहाँ से अंतर ले तो ये आएगा 6 का, इसका अंतर ले तो ये आएगा 4 का। इन दोनों अंतरों को बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 की गुणा कर दें, यहाँ पे 3, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 की गुणा इधर भी होगी और इधर भी होगी, और इधर 3 की गुणा करिए तो 3 की गुणा इधर होगी, 3 की गुणा इधर होगी, तो नया रेशो क्या आएगा फादर और सन का? 7 दूनी 14 और ये 2 आएगा, 5 तिया 15 और ये 3 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो एक रेशो का डिफरेंस आया, ये आया 3 साल में। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु का योग निकालने कितना हो जाएगा? 14 और 2 16 रेशो, एक रेशो की वैल्यू है 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, वर्तमान आयु का योग मिला 48। पूछा गया उनकी संयुक्त आयु कितने वर्ष बाद, है ना, कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 62 वर्ष हो जाएगी। अभी है वो 48 का, तो डिफरेंस देखिए कितने का है? 12 तो 14, 14 साल का अभी डिफरेंस है ना। तो दोनों की आयु जो है हर साल 2 साल बढ़ेगी, है ना। 1 साल पिता की, 1 साल पुत्र की, एक ही साल में ना, तो 2 से भाग कर देंगे, कितना? 7 साल में उनकी आयु जो है 62 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ किले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह 2024-25 के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य शीर्षक के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित 12 किलो में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पोषित सबसे प्रतिष्ठित मराठा शासन की राजधानी थी। ये बात बिल्कुल सही है। रायगढ़ काल और गांधारी नदियों द्वारा निर्मित घाटियों से घिरा है, जो पड़ोसी पहाड़ियों से अलग एक पृथक पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है, तो तीनों ही जो है कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 का 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, के बाद एल, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा? ओ, एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा? आर,
ओ आर इसमें नहीं है, यही है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है ना, जिसका प्रतिरोध चेंज किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, रियोरेस्ट, है ना, आप इसको याद रखिए। तो वो होता है धारा नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ओ एल क्यू एन यू आर डब्ल्यू टी से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, तो इसका हम रिलेशन निकालें। 15, 12, 17, 14, सबका नंबर लिख लिया। ओ का 15, एल का 12, क्यू का 17, एन का 14। यू का नंबर होता है 21, आर का होता है 18, डब्ल्यू का होता है 23, टी का होता है 20। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, प्लस के 6 का यहाँ पे, प्लस 6 का यहाँ पे, प्लस 6 का यहाँ पे, प्लस 6 का। उसी प्रकार इसका इससे संबंधित, तो हम इसका रिलेशन निकालते, सेम ही मिलेगा। समांतर का अनुसरण करके इसका निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, तो इसका नंबर लिख लेते हैं। आई का होता है 9, एफ का 6, के का 11, एच का 8, तो सब में 6 जोड़ देंगे, है ना। 9 6 क्या हो जाएगा 15, 6 6 हो जाएगा 12, 11 6 17, 8 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 15 किसका नंबर होता है, ओ का, और जो है 12 होता है एल का, 17 होता है क्यू का, 14 होता है एन का, तो कोड क्या बनेगा, ओ एल क्यू एन। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए समीकरण में से कौन सा पदार्थ अपचेत हो रहा है। अपचेत के लिए कई सारी कंडीशन होती है, उनमें से एक होता है कि जो है ऑक्सीजन का वो त्याग करता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड जो है टूट जा रहा है जिंक में, और जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है ना। ऑक्सीजन का त्याग जिसमें होता है वो अपचेत होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2014 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसफर के विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य पूरे देश भारत में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करना है, वो है IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है, उसमें पानी की मात्रा को बदल करके। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। घरेलू परिपथ जो है वो पैरेलल में जोड़े रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी उपकरण जो पार्श्वक्रम है ना पैरेलल में संयोजित होते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 64 का अनुपात समानुपात x 64 है, तो x जो है 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 4 पद दिए हो तो अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले के बाहर से गुणा, तो अंदर वाले के अंदर से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, बाहर वाले के बाद 64 गुणा 169 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाले तो ये अंडर रूट 64 गुणा 169 हो जाएगा। 14 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 बार हो जाएगा, इसमें से 169 होता है ये 13 का, ठीक है, तो 13 बार आ जाएगा, और 13 और 8 की गुणा करें कितना हो जाएगा 104। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वो होती है अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो होती है पॉजिटिव, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और जो है पानी जो है जमता भी इसी पर, फ्रीजिंग पॉइंट भी यही होता है ना। तो इसका गलनांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये केल्विन में दिया है, तो 0 इसमें 273 हम और ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 273 केल्विन। 273 देखिए केवल यही हमारा ऑप्शन 1, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 27.15 होती है, आप इसको बस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीएच मान के संदर्भ में सहित है। मनुष्य में दांतों की सड़न जो है मुंह का पीएच 5.5 से ज्यादा हो तो नहीं, वो 5.5 से कम होगा तो सड़न होती है।
मानव शरीर का पीएच रेंज जो है 7.0 से 7.8। हाँ सही है, ये बिल्कुल हल्का सा क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 8 से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, पीएच मान जो है अम्लीय वर्षा के लिए 7 से कम होना चाहिए। तो ये बात भी गलत हो गई, ये भी गलत है, केवल सही यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? यहाँ इसका डिफरेंस देखें तो 11 में से 7 को घटाएं तो ये 4 हो जाएगा और 7, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 74 का। अगला डिफरेंस देखें, है ना, 7 में से जो है 3 को घटाएं तो 4 हो जाएगा और 60 में से 53 घटाए तो इससे 74, तो यहाँ 74 होगा, तो ये अगला भी 74 होगा, अगला भी इससे 74 होगा। अब 385 में से 74 को घटा दें, कितना हो जाएगा? 311 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, है ना, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।